समस्या ये है कि पश्चिमी मीडिया जिस तरह से अपने कंफर्मेशन बायस के आधार पर भारत की इमेज को दुनिया के सामने चित्रित करता है वो गलत है। भारत जैसी विविधता और बहुलता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से अलग अलग विचारधाराएं हैं। हम सबके बीच कई मामलों में असहमतियां बनी रहती हैं और बनी भी रहनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असहमतियों को आधार बनाकर भारत की एकता और अखंडता को क्वेश्चन किया जाए, जैसा कि पश्चिमी मीडिया करता आ रहा है। पश्चिमी मीडिया को कोई हक नहीं है कि वह भारत के लोगों को सलाह दे कि हमें किसे अपना नेता चुनना चाहिए। साथियों, आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में द इकोनॉमिस्ट ने इंडिया के लोगों को सलाह दी थी कि वे पीएम मोदी को वोट ना करें। नमस्कार दोस्तों, एक्सेल एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मणिपुर इन दिनों हिंसा की आग में झुलस रहा है। अभी हाल ही में एक बहुत ही अधिक डिस्टर्ब करने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड करवाते हैं और बाद में उनका गैंगरेप भी करते हैं। वीडियो वायरल होने के बाद देश की मीडिया और विदेशी मीडिया में भी इसकी काफी ज्यादा आलोचना हुई। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि इस वीडियो को सामने आने में 2 महीने का समय लग गया, क्योंकि सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए वहां इंटरनेट बंद किया हुआ था। वीडियो सामने आने के बाद पीएम मोदी को राज्य के हालात में पहली बार सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करनी पड़ी। अखबार ने यह भी लिखा कि पीएम ने सीधे तौर पर राज्य में हुई हिंसा को संबोधित नहीं किया और न ही तनाव कम करने के लिए कोई समाधान पेश किया। इस अखबार ने इस बात का भी उल्लेख किया कि जब पीएम मोदी फ्रांस के दौरे पर गए थे तो यूरोपीय संसद ने इस हिंसा को लेकर एक प्रस्ताव लाया था, जिसमें इस हिंसा के लिए हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाली विभाजनकारी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया गया था। ब्रिटेन के सरकारी न्यूज आउटलेट और भारत में 40 करोड़ रुपए की आयकर की चोरी करने वाले बीबीसी ने लिखा कि भारत के मणिपुर से एक भयानक वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ 2 नग्न महिलाओं को परेड करवा रही है और उनका यौन शोषण कर रही है। इससे ये पता चलता है कि अक्सर ऐसे संघर्ष में सबसे ज्यादा कीमत कौन चुकाता है। ऊपर से प्रशासन की उदासीनता मामले को और बदतर बनाती है। इससे पहले दोस्तों 12 जुलाई को ब्लूमबर्ग के ओपिनियन एडिटर रूस पोलार्ड ने लिखा था कि इंडियाज नॉर्थ ईस्ट इज ऑन द ब्रिंक, वेयर इज मोदी, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य तबाही के कगार पर हैं, मोदी कहाँ है। इन उदाहरणों को अगर आप देखें तो पता चलता है कि विदेशी मीडिया ने सीधे तौर पर राष्ट्र प्रमुख के ऊपर निशाना साधा है। लेकिन दोस्तों, मामले सिर्फ यही नहीं है, बहुत ही लंबी लिस्ट है जिस पर अगर वीडियो बनाया जाए तो घंटों समय लग जाएगा। आप देखेंगे कि भारत में जब भी कोई घटना होती है तो पश्चिमी मीडिया संस्थान और इनकी संसद तुरंत भारत के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब इनके देशों में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं और उसे दूसरी तरह से पेश करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पश्चिमी मीडिया व पश्चिमी देशों के दोगलेपन को एक्सपोज करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी कॉलोनियल हैंगओवर के शिकार हैं, इनकी बातों को ही सही मानते हैं। अगर आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो ऐसे लोगों को आसानी से काउंटर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आपको पता ही होगा कि रिसेंटली फ्रांस में बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे। तस्वीरें खुद हकीकत बयां कर रही थी। सड़कों पर वाहन जलाए जा रहे थे। पुलिस प्रदर्शनकारियों का पीछा करके उन्हें गिरफ्तार कर रही थी। ये फ्रांस की पुरानी समस्याओं की अभिव्यक्ति थी, जैसे नस्लवाद या फिर प्रवासी संकट के रूप में इसे आप देख सकते हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने इसे अलग तरीके से देखा। पॉलिटिको में प्रकाशित एक लेख में दंगे से जुड़ी राजनीति पर चर्चा की गई, जिसमें कहा गया कि यह हथियारों के बिना एक बगावत है। दंगे फ्रांस विरोधी हैं। शुक्र है कि यह भारत या बांग्लादेश या फिर दक्षिण अफ्रीका में नहीं हो रहा था, क्योंकि तब इन दंगों को लोकतंत्र समर्थक कह दिया जाता। द वाशिंगटन पोस्ट ने कहा कि इन प्रदर्शनों से दक्षिणपंथी राजनीति की जमीन मजबूत होगी। क्या बात है साथियों। फ्रांस के आंदोलनकारी प्रणालीगत नस्लवाद से उद्वेलित थे और दूसरे दर्जे की नागरिकता से थक चुके थे, लेकिन उन पर दक्षिणपंथियों की मदद करने का आरोप लगाया जा रहा है। द गार्डियन की हेडलाइन थी, समृद्धों और वंचितों के बीच बढ़ती खाई की स्याह दास्तान। अब द गार्डियन वाले इसे वर्ग संघर्ष के रूप में निरूपित कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 17 साल के लड़के को गोली मारना केवल वर्ग की नहीं अपितु नस्ल की भी समस्या है। यह लक्षित नस्लवाद है। भारत के संदर्भ में द गार्डियन को इस तरह के शब्दों के उपयोग करने में कोई हर्ज नहीं था। आपको याद होगा कि जब दिल्ली में दंगे हुए थे तो उन्हें मुस्लिम विरोधी क्रूरता बताया गया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यह प्रेसिडेंट माइक्रोन के लिए एक नई चुनौती है, लेकिन वह उनकी नीतियों को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल तो आंदोलनों को लेकर जरा भी चिंतित नहीं था, उसे फ्रांसीसी पुलिस की अधिक चिंता थी। उसका कहना था कि फ्रांस में हो रहे दंगे पुलिस के प्रति माइक्रोन की वफादारी का इम्तहान है। एक अन्य शीर्षक के मुताबिक दंगों के पीछे
पुलिस के प्रति वर्षों से दबा छिपा गुस्सा है। यानी इन दंगों का संबंध नस्लवाद या प्रवासियों के विरोध से नहीं, बल्कि पुलिस के आचरण से था। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी यही कहा कि फ्रांसीसी पुलिस को ड्राइवरों पर शूट करने की अनुमति तो है, लेकिन इसके लिए वह प्रशिक्षित नहीं है, जैसे कि इसके लिए आपको किसी प्रशिक्षण की जरूरत है। 17 साल के लड़के को गोली नहीं मारना ही बहुतेरों का स्वाभाविक निर्णय होता। इसी अखबार ने दिल्ली दंगों पर लिखा था कि दिल्ली पुलिस मुस्लिमों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है। यानी कुछ कही सुनी बातों और चंद बयानों का हवाला देकर वह दिल्ली पुलिस के बारे में फैसला सुना देते हैं। लेकिन फ्रांस के मामले में दोष केवल प्रशिक्षण की कमी का बताया जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी रणनीति अमल में लाई जा रही है। नेता को नहीं, संस्थाओं को नहीं, बल्कि वर्ग और इतिहास जैसे जटिल मसलों को दोषी ठहराया जा रहा है, जबकि दूसरे देशों पर इससे विपरीत नियम लागू किया जाता है। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं हुआ जब फ्रांसीसी अखबार ला मोंड ने लिखा था कि मोदी मुस्लिमों के विरुद्ध बढ़ती नफरतों पर कोई प्रतिक्रिया करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन माइक्रोन के लिए यह अखबार कहता है कि माइक्रोन ने समानुभूति, दृढ़ता और नैतिक आघात के आधार पर प्रतिक्रिया दी है। यानी 3000 लोगों की गिरफ्तारी इनके लिए हमदर्दी है। उसने यह भी सुझाव दिया कि सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना चाहिए, लेकिन जब दूसरे देशों की सरकारें ऐसा करती हैं तो इसे कठोर कदम व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कहा जाता है। साथियों, बात अकेले भारत की ही नहीं, पश्चिमी मीडिया अनेक एशियाई और अफ्रीकी नेताओं के साथ सेम टू सेम ऐसा व्यवहार करता आया है। पॉलिटिको ने बांग्लादेश में सरकार के आलोचकों पर गिरफ्तारी होने पर शीर्षक दिया था कि क्या पीएम अभी भी लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं। यानी एक बार फिर से उसने राष्ट्र प्रमुख पर सीधा प्रहार किया था। परंतु फ्रांस के मामले में इस तरीके के शीर्षक क्यों नहीं दिखाई देते हैं? उनके साथ नर्म व्यवहार क्यों किया जाता है? विस्फोटक शीर्षक और तीखे संपादकीय तो छोड़िए, वहां इस तरह की सूचनाप्रद रिपोर्टिंग की जाती है कि क्या आप फ्रांस जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि दंगों के बारे में ये सब आप जान लीजिए। इस सब के पीछे नस्लवादी भावना है। पश्चिम में होने वाले आंदोलन इन्हें अजूबा लगते हैं, जबकि एशिया या फिर अफ्रीका में ऐसा होना उनके अनुसार आम बात है, और इसके लिए वे बड़े आराम से सरकारों के कथित दमन चक्र को दोषी ठहराने से बाज नहीं आते हैं। और दोस्तों, पिछले सप्ताह ही यूरोपियन संसद ने एक बहस आयोजित की। यह पूरे महाद्वीप को परेशान करने वाली जलवायु संकट पर नहीं थी, और न ही यह बढ़ते कथित इस्लामोफोबिया पर थी, और न ही यूक्रेन में युद्ध या जीवन यापन की बढ़ती लागत पर। यह बहस मणिपुर के लिए आयोजित की गई थी। मणिपुर में हो रही हिंसा का यूरोप से कोई संबंध नहीं है। यह भारत का अंदरूनी मामला है और हम इससे निपट सकते हैं। इसके बावजूद यूरोपियनों को जाने क्या सूझी, जो यह मान बैठे कि मणिपुर संकट को उनकी तवज्जो की दरकार है। लगभग 6 संसदीय समूहों ने इस बहस और प्रस्ताव का आयोजन किया था। यह कार्यक्रम कुल जमा 20 मिनटों में निपट गया। महज इतने ही समय में उन्होंने दशकों से चले आ रहे संघर्ष को समझ लिया। जाहिर सी बात है साथियों कि ये लोग मामले की जटिलताओं को समझने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, बल्कि उनका फोकस भारत को अपमानित और बदनाम करने पर होता है। उनके भाषणों की 3 मुख्य थीम थी। नंबर 1, मणिपुर को बड़ी समस्या का लक्षण बताते हुए भारतीय लोकतंत्र को पतनशील करार देना। नंबर 2, इसे ईसाइयों के विरुद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध के रूप में चित्रित करना। और नंबर 3, भारत और उसके प्रधानमंत्री की छवि पर दाग लगाना। इनके प्रहार प्रत्यक्ष, प्रायोजित और निजी थे। भारत ने इस तथाकथित डिबेट को खारिज कर दिया, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इसका उल्टा भी होगा? यानी भारत की संसद फ्रांस के दंगों या डच सरकार के पतन पर बहस करेगी। वैसे ये बात बहुत ही बेढंगी होगी, लेकिन तब बहस के लिए विषयों की कमी नहीं रहने वाली है, क्योंकि यूरोप का खुद का मानवाधिकार रिकॉर्ड कोई दूध का धुला या फिर कोई बहुत उजला नहीं है। इस सप्ताह का हाल ही आप देख लीजिए, उन्होंने प्रवासियों को दूर रखने के लिए बाउंसर्स की नियुक्ति की है। इक्के दुक्के लोगों की नहीं, बल्कि एक पूरे देश की। उत्तरी अफ्रीकी देश ट्यूनेशिया वो मुल्क है जहां यूरोप से जाने वाले प्रवासी एकत्र होते हैं। अगर आप ट्यूनेशिया से नाव पकड़कर इटली जाएं तो केवल 600 किलोमीटर दूरी का फासला है। यही कारण है कि उस पार जाने के लिए अफ्रीकी यहाँ एकजुट होते हैं, और यूरोप इस पर रोक लगाना चाहता है। इसलिए उसने ट्यूनेशिया से एक डील साइन की है। यूरोपियन यूनियन इसे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में यह किसी बाउंसर को नौकरी पर रखने की तरह है। ट्यूनेशिया प्रवासियों के प्रवेश को रोकेगा, बदले में यूरोप उसकी मदद के लिए $1 अरब देगा। दूसरे शब्दों में यूरोप प्रवासियों को अपने से दूर रखने के लिए ट्यूनेशिया को पैसे दे रहा है। यूरोप खुद प्रवासियों को घेर कर उन्हें वापस भेजने के काम में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, क्योंकि तब वह मानवाधिकारों का उल्लंघन कहलाएगा। इसलिए उन्होंने अपने इस काम को आउटसोर्स कर दिया है।
अपने बचाव में यूरोप कह सकता है कि वह प्रवासियों को अपने से दूर नहीं कर रहा है, बल्कि उन लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है जिनकी तस्करी या ट्रैफिकिंग की जाती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई किसी से छुपी नहीं है। दरअसल मुख्य समस्या नस्ल से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि यूक्रेन से आने वाले गोरे शरणार्थियों को स्वीकार करने में यूरोप को कोई समस्या नहीं है। लगभग 80 लाख यूक्रेनी शरणार्थियों को आज यूरोपियन यूनियन में पंजीकृत किया जा चुका है। इतने सारे लोग महज 500 दिन में यूरोप चले गए, जबकि इटली से मिली रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका से विगत 6 महीनों में 75,000 शरणार्थी ही आए हैं। ठीक है, यूरोप को इन लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का पूरा हक है, क्योंकि आखिरकार वे अवैध प्रवासी हैं। समस्या है इस काम की आउटसोर्सिंग करना। दोस्तों, यह यूरोप के पाखंड को उजागर करता है। एक तरफ तो ये गोरों के प्रवेश का स्वागत करते हैं, दूसरी तरफ अश्वेतों को रोकने के लिए पैसे चुकाते हैं। इससे साफ पता चलता है कि पश्चिमी देश आज भी रेशियल सुपीरियॉरिटी के माइंडसेट से उबर नहीं पाए हैं और इस कार्य के लिए एक तानाशाही नेता का सशक्तिकरण करते हैं, जबकि दुनिया भर की डेमोक्रेसी के लिए ये चिंतित होते हैं। साथियों, ट्यूनीशिया केवल कागज पर ही एक लोकतांत्रिक देश है। उसके राष्ट्रपति ने अपने आलोचकों को जेल भेज दिया है और संसद की शक्तियों को बाधित कर दिया है। 2 साल पहले यूरोपियन यूनियन ने इन्हीं ट्यूनीशियाई नेता पर अपने देशवासियों की स्वतंत्रता को बाधित करने का आरोप लगाया था, लेकिन अब उन्हें उनकी जरूरत महसूस होने लगी है। कल्पना करें, अगर किसी एशियाई या लैटिन अमेरिकी देश ने ऐसा किया होता तो क्या होता। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पश्चिमी मीडिया व इनकी संसद ने जो भी भारत के बारे में लिखा या कहा है वो पूरी तरह से गलत या फिर बकवास है। समस्या ये है कि पश्चिमी मीडिया जिस तरह से अपने कन्फर्मेशन बायस के आधार पर भारत की इमेज को दुनिया के सामने चित्रित करता है वो गलत है। भारत जैसी विविधता और बहुलता दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम होने की वजह से अलग अलग विचारधाराएं हैं। हम सबके बीच कई मामलों में असहमतियां बनी रहती हैं और बनी भी रहनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि असहमतियों को आधार बनाकर भारत की एकता और अखंडता को क्वेश्चन किया जाए, जैसा कि पश्चिमी मीडिया करता आ रहा है। पश्चिमी मीडिया को कोई हक नहीं है कि वो भारत के लोगों को सलाह दे कि हमें किसे अपना नेता चुनना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में द इकोनॉमिस्ट ने इंडिया के लोगों को सलाह दी थी कि वह पीएम मोदी को वोट ना करें। टाइम मैगजीन के कवर पर बड़े फॉन्ट्स में लिखा गया था, इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। ठीक इसी तरह से द गार्डियन ने लिखा था, 5 more years ऑफ नरेंद्र मोदी विल टेक इंडिया टू डार्क प्लेस। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ही इनका टारगेट बने हुए हैं। इनसे पहले टाइम मैगजीन ने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को अंडर अचीवर का टैग दिया था। अभी हाल ही में बराक हुसैन ओबामा ने भारत को लेक्चर दिया था, जिसका भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा साथियों कि 2019 से 2022 तक पश्चिमी मीडिया के 25 से अधिक ऐसे आर्टिकल इस चीज को जस्टिफाई करने में लगे हुए हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय लोकतंत्र की मौत हो चुकी है। ये बातें साफ इशारा करती हैं कि पश्चिमी मीडिया भारत के खिलाफ एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में मस्त है। अभी कुछ दिनों पहले भारत के विदेश मंत्री जयशंकर साहब ने ये कहा था कि पश्चिमी मीडिया भारत की अच्छाई के बारे में इसलिए चुप नहीं है कि उसको वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि इसलिए चुप है कि वह उसे देखना ही नहीं चाहते हैं। और उन्होंने ये भी ठीक ही कहा था कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन दुनिया की समस्याएं यूरोप की समस्याएं नहीं हैं। वेल दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि हम सब अपने देश के एम्बेसडर हैं। लोगों को ये सच जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।